Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 7 of USA history. Our lecture number 7 of USA history is related to industrialization and its emergence as a world power. इसमें हम लोग यूएसए की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जस्ट उसकी हिस्ट्री नहीं देखेंगे बल्कि उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में किस तरह से रोल रहता है, ठीक है, यूएसए क्यों मतलब एज ए निगोशिएटर के तौर पर एक्ट करता है, और क्यों इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू किस तरह से यूएसए ने इतनी तरक्की की और आज वो सुपर पावर बना हुआ है। ठीक है, हम लोग ये सारा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोग को इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड बता चुकी हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड जो है ना वो कब से स्टार्ट होता है, 1870 से 1916 तक। अब ये वो टाइम पीरियड है, देखिए, लेट 18th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, इसमें आप लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है, 1870। अब देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस तो 1783 को साइन हो चुका था, अर्लियर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि 1780 में जो है ना इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया। अब देखिए, यहाँ से 1870 तक तकरीबन एक सदी हो रही है। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में उन 13 कॉलोनीज ने खुद को क्या किया, डेवलप किया। ठीक है, इन अ सेंस कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में खुद को एम्पावर किया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, और उन्होंने मतलब बेतहाशा आप लोग कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के रिफॉर्म्स किए, जिसमें हम लोग नेक्स्ट ये भी पढ़ेंगे कि कौन से प्रेसिडेंट ने कौन से इस तरह के एक्ट्स लगाए, कौन से रिफॉर्म्स की, जिसके थ्रू जो है ना यूएसए ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैदान में कदम रखा और वो वर्ल्ड की पावर बन गया। ठीक है, और ये भी पर्सपेक्टिव डील करेंगे कि जब 1945 के बाद वर्ल्ड जो है ना कोल्ड वॉर में भी चला गया, और ये कि कोल्ड वॉर में वर्ल्ड जो है ना वो बाइपोलैरिटी में किस तरह से कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और आज के पर्सपेक्टिव तक हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड जो है ना यूनिपोलर में किस तरह से गया, और आज मल्टीपोलर वर्ल्ड क्यों बना हुआ है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, चाइना का उसमें क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, और दूसरी इमर्जिंग पावर इसको किस तरह से डील कर रही हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग यूएसए का इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को स्केच बता दिया कि किस तरीके से होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से होगी, 13 कॉलोनीज किस तरह से खुद को डेवलप करती हैं और इनमें किस तरह से रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, कौन कौन सी इस तरह की इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप की जाती हैं। याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है। किसी भी पर्सपेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से और किस टाइम पीरियड में स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आज हम लोग क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव में उसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यूएसए एज ए लीडिंग नेशन किस तरह बना है, यूएसए एज आ लीडिंग नेशन। ठीक है, इसमें हम लोग लीडिंग नेशन के तौर पर यूएसए को डिस्कस करेंगे। उसका एक पॉइंट ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन में। ठीक है, इसमें मैंने ये बताया कि 1870 से यूएसए जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइज नेशन बन गया था। उसकी प्रोग्रेस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रेट पावर जो थी ना वो अमेरिकन्स को मतलब एक बूस्ट दे गई कि वो तरक्की करें। ठीक है, उन्होंने क्या क्या मतलब किया, वाइड स्केल के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। न्यू सिटी जो शिकागो थी ना उसको मतलब उसमें इतनी फैक्ट्रीज लगाई कि उसने ना इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग बाहर से आने लगे शिकागो में काम करने के लिए। अच्छा, ये शिकागो वही सिटी है जहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि लेबर डे भी इसी से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो हम 1 मई को लेबर डे मनाते हैं ना वो भी शिकागो के इसी इलाके से मनाया गया है। ठीक है, 1 मई का जो है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये एक अलग कहानी है, मतलब लेबर डे क्यों मनाया जाता है और इसका क्या मकसद है। ठीक है, वहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते थे। ये वो दौर है जिसमें कैपिटलिस्ट मार्केट थी। ठीक है, थोड़ा सा बियॉन्ड भी आप लोगों को समझा देती हूँ। कैपिटलिस्ट मार्केट थी, ठीक है, वो क्या करते थे, वो मतलब अपने से अंडर लोगों को, यानी जो पुअर थे, जो काम करते थे, जो वर्कर क्लास थी ना, उसको क्या करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन इन गेम उनको बहुत ज़्यादा मतलब कम तनख्वाहें देते थे या उनको डेली वेजेस के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, ये वो दौर है डेली वेजेस वाला। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको उसके मतलब काम के उसके मुताबिक उनको वेजेस नहीं दी जाती थी। ठीक है, तब लेबर्स ने मतलब एक मूवमेंट स्टार्ट की, मतलब उन्होंने कहा कि हमें राइट्स मिलने चाहिए। उसी के यादगार में हम लोग 1 मई को लेबर डे मनाते हैं। ठीक है, ये जो थी कहानी इमिग्रेंट्स की जो शिकागो में है।
ठीक है, गिल्डेड एज का टाइम पीरियड भी यूएसए में आता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने ये बताया कि यूएसए लीडिंग नेशन किस तरह बनता है, क्योंकि वहाँ पे शिकागो में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला, वहाँ पे लोग जो है ना जॉब दर जॉब आने लगे, इस मार्केट को मतलब वो करने लगे, आप समझ सकते हैं कि ज्वाइन करने लगे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ आते थे, वहाँ पे जॉब्स को परस्यू करने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गिल्डेड एज का। गिल्डेड एज से याद रखिएगा कि मतलब देखिए, जिस तरह हम लोग ज्वेलरीज वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सोने का पानी आजकल चढ़ाया जाता है। ठीक है, गिल्डेड एज भी इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरह का टाइम पीरियड है जिसमें जो है ना एक्चुअली में कोई तरक्की नहीं थी, लेकिन उसमें आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब झूठ मूठ का उसको ना गिल्डेड एज बोला गया है। ठीक है, गिल्डेड एज कि उसमें ना जिस तरह वो मतलब कोई भी धात से एक वो हमारी ज्वेलरीज बनती हैं उन पे पानी चढ़ा दिया जाता है सोने का, उसको किससे तशबीह दी गई है, उसी एज से तशबीह दी गई है कि गिल्डेड एज है। गिल्डेड एज यानी एक्चुअली में वहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत कम थी, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा दिखाया गया है, ये है हमारे पास गिल्डेड एज। ठीक है, सिविल वॉर के बाद जो है ना क्या हुआ कि हैविली बहुत ज़्यादा, मैंने कल ही आप लोगों को उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताए हैं कि किस तरह से सिविल वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए हैं यूएसए की हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, स्पेशली आप लोग इस पर्सपेक्टिव में सदर्न जो कॉलोनीज थी ना उनको डील कर सकते हैं। ठीक है, सदर्न जो कॉलोनीज थी ना उनको इसका ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा जब सिविल वॉर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए। तो इसको ना आप लोग गिल्डेड एज से तस्वीर दे सकते हैं कि किस तरह से गिल्डेड एज में एक्चुअली में वहाँ पे लोगों को आफ्टर सिविल वॉर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन उनको क्या अच्छा करके दिखाया गया है, उसको इंडस्ट्री से तशबीह दी गई है। ठीक है, उसको एमरजेंस के ऊपर तशबीह दी गई है। ठीक है, ये आप लोग बता सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो गिल्डेड एज का था। इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टील एम्पायर की किस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए हैं, जिसमें मैंने यूएसए एज ए लीडिंग नेशन के बारे में बताया, गिल्डेड एज के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जो है हमारे पास स्टील एम्पायर की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें स्टील एम्पायर किस तरह से बनती है, वहाँ पे क्या क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका जो मशीनरी थी वो किस तरह से बिल्डअप की जाती है। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, ये तो है हमारे पास स्टील एम्पायर। ठीक है, स्टील एम्पायर किस तरह बनती है। एंड्रयू कार्नेज, याद रखिएगा इसका नाम आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखना है, एंड्रयू कार्नेज। ठीक है, इसको नोट डाउन भी करते जाएं, जो जो लेक्चर लेता जाए। एंड्रयू कार्नेज, एंड्रयू कार्नेज ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टील एम्पायर की जो कंस्ट्रक्शन थी ना उसका डिज़ाइन पेश किया था। ठीक है, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्लैंक था। हेनरी डेसिमन ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके प्रोसेस को इन्वेंट किया था और उसको एक लॉन्ग लास्टिंग स्टील में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ये स्टील एम्पायर का आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट भी उन्होंने डेवलपमेंट्स की हैं। ठीक है, अमेरिकन की इन्वेंशन में हम लोग टाइपराइटर को देखते हैं कि टाइपराइटर कब इजाद किया गया। टाइपराइटर इजाद किया गया 1868 को। ठीक है, अब स्टील एम्पायर बन गई, एंड्रयू कार्नेज ने ठीक है इसको बना दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फर्दर इन्होंने रिफॉर्म्स की हैं। टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर कब इजाद हुआ, टाइपराइटर का टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे 1868 को ये टाइपराइटर इजाद हुआ। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से वुमेन के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, वुमेन को मतलब वोटिंग का हक दे दिया गया। ठीक है, वुमेन को बहुत ज़्यादा राइट्स मिले। ठीक है, ब्लैक और वाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनको स्लेव्स बना के नहीं रखा जाता था, उनको बॉन्डेड या आप लोग को कह सकते हैं कि बॉन्डेड लेबर के तौर पर उनको नहीं देखा जा रहा था। यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि फिर उनको वोटिंग राइट्स मिले, राइट ऑफ फ्रेंचाइज मिल गया। ठीक है, वोटिंग के राइट्स मिले। याद रखिएगा इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूएसए में वोटिंग राइट्स वुमेन को कब मिले, यानी ये टाइम पीरियड है उसमें। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी आप लोग देख लीजिएगा कि वुमेन को राइट्स यूएसए में कब मिलते हैं। वुमेन को राइट्स जो है ना इसी टाइम पीरियड के दौरान वुमेन को राइट्स मिल जाते हैं। अब लाइट वेट इंजन भी यहाँ पे दरियाफ्त होता है, लाइट वेट इंजन। ठीक है, वो किस मतलब इंजन जो हम लोग आज जो एडवांस जो भी व्हीकल्स देखते हैं ना वो लाइट वेट इंजन से ही बन रहे हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी बता देती हूँ कि लाइट वेट इंजन कब दरियाफ्त होते हैं। लाइट वेट इंजन जो है ना 1885 को दरियाफ्त होते हैं। ठीक है, हाँ क्या होता है कि मतलब एक जर्मन इंजीनियर होता है गॉटलीब दिएमलर।
उन्होंने लाइट वेट इंजन पहले बनाया जो वेपराइज गैसोलीन से चलता था, ठीक है। उसके बाद हेनरी फोर्ड की जो कार का डिज़ाइन था वो आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद हुआ, ठीक है। एडिसन को बल्ब को इजाद करता है, ठीक है, 1879 में। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज यूएसए में किस तरह से बनते हैं, वहाँ पे किस तरह से रिसोर्सेज निकलना शुरू हो जाते हैं। पहले लेक्चर में ही ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूएसए में मिनरल्स और किस तरह से डिफरेंट धातें वहाँ पे निकली, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे किस तरह से निकले, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग पहले अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें कोल, ऑयल, ठीक है, मतलब वहाँ से निकलना शुरू हो गया ताकि हम लोग अपने फर्नेसेस को, अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी मिल्स को चला सकें, ठीक है। इन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करके हम लोग अपनी फैक्ट्रीज़ को रन कर सकें। उसके बाद एक टाइम पीरियड आता है प्रोग्रेसिविज्म का, ठीक है। प्रोग्रेसिविज्म भी एक्चुअली में 1870 से 1916 तक का टाइम पीरियड जो है ना, वो एक्चुअली में यूएसए की हिस्ट्री में कौन सा टाइम पीरियड है, प्रोग्रेसिविज्म का। इस पे भी क्वेश्चन आता है, प्रोग्रेसिविज्म का कौन सा टाइम पीरियड है। अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में या उसमें नहीं आता, लेकिन आप हमको इसका पता होना चाहिए कि मे बी वो 10 मार्क्स का कभी आप हमको ये क्वेश्चन दे दें, पार्ट्स में दे दें कि आप लोग एक पार्ट में आप हमको प्रोग्रेसिविज्म दे दें, एक में आपको मॉन्रो डॉक्ट्राइन, ठीक है, कोई और डॉक्ट्राइन दे दें या कोई और शुगर एक्ट के बारे में दे दें, ठीक है। ये भी आ सकता है। प्रोग्रेसिविज्म मूवमेंट जो है ना, उसकी एफर्ट्स क्या थे कि उन्होंने वहाँ से स्लेवरी को एबॉलिश करना था। अमेरिकन में सिविल वॉर जो स्टार्ट हो गई थी उसको ख़त्म करना, सिविल वॉर से जो फिर रिकन्स्ट्रक्शन करनी थी उसको भी डील किया गया। प्रोग्रेसिविज्म का मकसद ये था कि वहाँ पे जो है ना चर्च जो है ना मेन सोर्स नहीं है चेंज लाने का, जबकि हम लोगों ने करप्ट पॉलिटिकल अपरेटस को थ्रू आउट ख़त्म करना है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि पॉलिटिकल इस तरह के प्रोसेसेस को इंस्टॉल करना है जो हमारे ऑफिसर्स को ग्रूम करें, और ये कि जो वहाँ पे जो सिस्टम लाया जाएगा वो फिर किस बेसिस के ऊपर लाया जाएगा, मेरिट बेस्ड सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। अर्बन लेवल के ऊपर यहाँ पे रिफॉर्म्स की गई, स्टेट लेवल के ऊपर रिफॉर्म्स की गई, सीक्रेट बैलेट को लाया गया, ठीक है। पार्टी लीडर्स किस तरह से काम करेंगे, फिर कैंडिडेट्स किस तरह से नॉमिनेट किए जाएंगे, प्राइमरी जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस होगा वो किस तरीके से चलेगा। इसके बाद लेबर रिफॉर्म्स भी होती हैं जिसमें हम लोग चाइल्ड लेबर के बारे में देखते हैं कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन एसोसिएशन एक बिल्डअप की गई, ठीक है। जुवेनाइल जिसमें हम लोग क्रिमिनोलॉजी में भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जुवेनाइल जो है ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्यों बनाया गया, ठीक है। हम लोग इसको क्रिमिनोलॉजी में भी डिस्कस करते हैं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है ना, मतलब जो अंडर 18 एज के, जो भी अंडर 18 एज यंग होगा ना, अगर वो क्राइम करता है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत ही उसको मतलब सज़ा मिलेगी या उसको रिफॉर्मेटरी एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा। मीन्स अगर वो जुर्म कर रहा है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको क्या किया जाएगा, रिफॉर्मेटरी प्रोसेस से गुजारा जाएगी, उसकी ग्रूमिंग की जाएगी, उसको समझाया जाएगा, क्योंकि वो अंडर द एज ऑफ प्यूबर्टी है, अभी वो इतना एडल्ट नहीं हुआ कि उसको समझ आ सके कि राइट रॉन्ग क्या है और किस तरीके से। एडल्ट जस्टिस सिस्टम वहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, वुमेन्स को राइट मिलना शुरू हो गया, वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। स्लेवरी को एबॉलिश किया गया, रिकन्स्ट्रक्शन की गई जो सिविल वॉर से जितने भी अनार्की फैली थी, ठीक है। अर्बन लेवल के ऊपर काम किया गया, स्टेट लेवल के ऊपर काम किया गया, जो चाइल्ड लेबर के लिए रिफॉर्म्स की गई, वुमेन लेबर के लिए रिफॉर्म्स की गई। आप लोग इसमें एक वाक़या भी कोट कर सकते हैं कि जो है ना वुमेन लेबर के लिहाज से एक वाक़या हुआ था, शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में ना आग लग गई थी, ठीक है, जिसमें 100 वुमेन्स जो है ना वो उनकी डेथ हो गई थी। एक फैक्ट्री में ना मतलब शर्ट की एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई थी और उसमें वुमेन्स बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी डेथ हो गई थी। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया कि वर्क आवर्स वुमेन के लिए जो है ना वो कम कर दिए, ठीक है। उनको कहा गया था कि स्ट्रिक्ट जो भी लेबर होगी ना वो इन वुमेन से नहीं लिया जाएगा। लेबर्स के लिए रिफॉर्म्स में ऑलरेडी आप लोगों को शिकागो वाला वाक़या सुना चुकी हूँ कि किस तरह से ना शिकागो में लोगों से कैपिटलिस्ट जो मार्केट थी ना वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या काम करते थे, और उन्होंने किस तरह से मतलब कैपिटलिस्ट मार्केट से इतना ज़्यादा जो है ना पैसा बनाया, ठीक है। वो जस्ट अपने बारे में ही सोचते थे, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट थे। लेबर के लिए आप लोगों को मैं यही बता चुकी हूँ कि 1 मई को जो हम लोग लेबर डे मनाते हैं ना वो इसी यादगार में मनाते हैं कि यूएसए में
शिकागो मोस्टली स्पेसिफिकली ये जो इलाका है ना, इसमें मोस्टली फैक्ट्रियाँ थी, लेबर्स को यहीं से राइट मिलना शुरू हो गए हैं। और ये शिकागो जो है ना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशन का, आप लोग समझ सकते हैं कि मजदूरों का एक गढ़ बना हुआ था, ठीक है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता था। आई होप लेक्चर नंबर 7 आप लोगों को समझ आ गया है, जिसमें मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और यूएसए की इमर्जिंग पावर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके मेन पॉइंट्स मैंने बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड मैंने बताया, उसके बाद प्रोग्रेसिविज्म का टाइम पीरियड बताया, और उसके बाद लीडिंग नेशन जो है ना यूएसए किस तरह बनता है थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, ये आप लोगों को बता देती हूँ कि 1960 ये वो टाइम पीरियड है जब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी ना वो ऑन गोइंग थी, ठीक है। 1914 में जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। यूएसए ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद जो है ना फिर से वो तरक्की करता है, लेकिन इस तरक्की को फिर ब्रेक कहाँ लगती है, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है, ठीक है, जब यूएसए की स्टॉक मार्केट जो है ना वो गिर जाती है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर सब पसंद आया तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये कि आप लोगों ने कोई भी आप लोगों को इसमें क्वेरीज हैं तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।